धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। इस बुलेटिन में जहां देश विदेश की बातें होंगी, वहीं साथ में चर्चा की जाएगी गाजा से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर, क्योंकि रूस कुछ करता हुआ दिख रहा है, ब्रिटेन भी कुछ कर रहा है और अमेरिका ने तो बहुत कुछ कर डाला है। जी हां, अमेरिका ने तो बहुत कुछ कर डाला है। तो क्या क्या हुआ है और क्या क्या कर डाला गया है, सब पर आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी कि केजी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। ऐसा मौसम है, अभी ठंडी बहुत कम हो गई है दिल्ली में। हाँ, ठंड घटा है और ठंड घटने के साथ साथ अब फिर से मच्छरों का प्रकोप शुरू हो रहा है और जो क्लाइमेट है, दूषित वातावरण है, वह तो जारी है जी। मौसम ठंड का धीरे धीरे भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन राजनीतिक माहौल बहुत जबरदस्त और बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, क्योंकि किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। अब उनके लिए सड़कें खुदवाकर, किले गड़वाकर, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कराकर, इंटरनेट बंद कराकर साहब उड़ चले हैं यूएई की ओर। लेकिन खबर यह है कि यूएई के साथ साथ वो जाएंगे कतर, क्योंकि कतर ने 9 भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। जी हाँ, यह महत्वपूर्ण दौरा है उनका, इसलिए नहीं कि कतर बहुत बड़ा देश है और सैन्य शक्ति में मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वहाँ जो वर्डिक्ट आया है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो फ्रांस से जो हमने राफेल समझौता किया था, वहां से लाया था, उसके बाद से हमारे राष्ट्रपति वगैरह लोग काफी भागते रहे हैं, क्योंकि वहां के कोर्ट में भी ये मामला चला गया था और कहीं एक्सपोज होता तो बहुत सारा भंडा खुलता। भारत में जो हुआ सो हुआ, वहां से भी आता। वही स्थिति कतर की है और कतर ने भी बुलाया होगा कि भाई आ जाओ, जब तुम हमारे पड़ोसी देश में आ रहे हो तो यहाँ भी आ जाओ और आगे किस तरह से हमारे पूंजी का विस्तार हो। जो हमने तुम्हारी नकेल पकड़ी है इन 8 नौसैनिकों को छोड़कर, तो उस पर आगे बातचीत कैसी हो, क्या है, और आओगे तो तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारा भी प्रचार होगा, हो ही रहा है जी। नहीं, प्रचार एक एंगल से और भी तो हो सकता है कि जो लोग यहाँ कहते हैं कि मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों का दम घुट रहा है, वहीं दिखाया जा सकता है कि देखो तमाम मुसलमान शासक नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। बिल्कुल, वह कोशिश तो है, वह उसका हिस्सा है। अरब लीग हो या मुस्लिम वर्ल्ड हो, उसमें भी तोड़ने की कोशिश वह पूरी की पूरी है। और यह बढ़ते हुए इनका प्रभुत्व कुछ खास जगहों में, भारत के अंदर तो नहीं हो रहा है। भारत के अंदर जो होना था हो चुका है, 30 से 35% जनता इनके साथ है, लेकिन बाकी नहीं आ रही, क्योंकि उनका मांग है कि हमें रोजगार दो। और इसलिए वही एकमात्र रास्ता बचता है जहां से कि ये और भी हंगामा कर सकते हैं और भी दिखा सकते हैं। हो सकता है कुछ भारतीयों को, खासकर गुजरातियों को वहां बुलाए, वहां भी रैली निकाले, भाषण दे, ये सब बातें होंगी जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम रुख करते हैं पाकिस्तान का, क्योंकि आप जानते हैं इस बुलेटिन में हम सबसे पहले अपने आसपास के देशों की ही बात करते हैं। हाल फिलहाल में चुनाव हुए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी चुनाव हुए हैं अभी, लेकिन बांग्लादेश के चुनाव में जिस तरीके की धांधली की खबर आई, उस पर तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, कोई इंक्वायरी की बात नहीं की। लेकिन पाकिस्तान को लगता है अमेरिका अपनी बपोती समझता है, कह रहा है कि हम जांच कराएंगे। पाकिस्तान तो बपौती नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा बढ़ाया जाए। अमेरिका की नीति रही है, मैंने पहले भी कहा है, बैड कॉप एंड गुड कॉप, यानी एक तरफ से अच्छाई की बात करो, दूसरी तरफ से उसकी बुराई करो, ताकि कंट्रोल पूरा का पूरा बना रहे। ह्यूमन राइट वायलेशन जो कि अमेरिका मैक्सिमम करता है, वह आतंकवादी देश के रूप में है, लेकिन इसका आधार लेके चुनाव सही हुआ कि नहीं हुआ, प्रजातांत्रिक वैल्यूज है कि नहीं है। वैसे इतना ही बता दूं इस पे आने के पहले कि अफगानिस्तान में जब चुनाव हुआ था पहले, जी। हाँ, उसमें ईवीएम में काफी हेरा फेरी हुई थी, जो बाद में भाग गए जब अमेरिकी सेना वहां से हटी दबाव में। और ये भाग खड़े हुए अमेरिकी सेना वहां से, तो वो भी भाग गए और बगल के देशों में चले गए। तो वहां पे हंगामा हुआ था, तो अमेरिका ने माना था कि ईवीएम में भारी हेर फेर हुआ, लेकिन कुछ भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कारण क्योंकि वह उसी के बंदा था और वो भाग लिया वहां से। उसी तरह यहां से कि चुनाव में हेर फेर करके अभी जो नया शासक आ रहा है उसको दबाव में लाने की कोशिश, विपक्ष और जनता के दिखाने की कोशिश कि देखो भाई, हम जो हैं अमेरिकी कितना ख्याल रखते हैं प्रजातांत्रिक वैल्यूज का, वहां के चुनाव के तरीकों का, वगैरह वगैरह का।
और एक लाइन यह भी कर दूं कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। भारत के कुछ लोग कहते हैं ईवीएम हटाओ प्रजातंत्र बताओ, वहां के लोग कहते हैं कि बैलेट बॉक्स हटाओ ईवीएम लाओ प्रजातंत्र बताओ। यह जनता को मूर्ख बनाने की बात है और कुछ नहीं है जी। नहीं, इसे आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि कम से कम बांग्लादेश जो पड़े ही छोटा सा देश है, पाकिस्तान से अलग होके बसा है, वो अपनी विदेश नीति के मामले में ज्यादा सशक्त नजर आता है पाकिस्तान के मुकाबले। बिल्कुल, उन्होंने भले ही अंदरूनी मामले में उन्होंने तानाशाही रवैया अख्तियार किया हो, विपक्ष को फोर्स किया कि वह चुनाव लड़े ही ना, लड़ेंगे भी तो हार जाएंगे यह तो निश्चित है, लेकिन उनकी विदेश नीति और जहां तक गरीबी हटाओ वह नारा नहीं है लेकिन गरीबी कम करने की कोशिश है, उनको बराबरी का हक नहीं है लेकिन कम करने की कोशिश है। वहां पे जो अभी की महिला प्रधानमंत्री हैं वह काफी सशक्त हैं। उन्होंने अमेरिका, चीन और भारत तीनों से बराबर की दूरी बनाए रखी है। यह वह देश है जहां की भारत ने लोन देने से मना कर दिया था श्रीलंका को जब वो काफी कष्ट था। उन्होंने $200 मिलियन के बराबर लोन भी दिया था। तो इस मामले में उनकी विदेश नीति बड़ा पुख्ता है, सशक्त है जी। चलिए अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक के जो लोग हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया है। कौन है वेस्ट बैंक के लोग, और क्या अमेरिका जो करेगा वही सब ब्रिटेन और तमाम देश करेंगे? अमेरिका और ब्रिटेन तो दोनों एक साथ है, गलबहियां उनकी सामने है। और जहां तक वेस्ट बैंक में है, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सेटलर्स हैं। ये लोग बाहर से आए हैं जिसको इजराइल बुलाता है। इसमें कई अपराधी छवि के भी हैं, अपराधी भी हैं, नहीं तो सामान्य लोग छोड़ के वहां इस हालत में बसने के लिए नहीं जाएंगे। और ये लोग अपनी दादागिरी करते हैं, ये लोग अपनी छोटी मोटी गार्ड्स भी बनाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स। इनको आर्म्स ऑफ नेशन से मिलता है इजराइल द्वारा, और इनकी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक फिलिस्तीनी जो वहां पे बसे हुए हैं दशकों नहीं सदियों से, उनके जमीन को हड़प ले। और उसमें कुछ सामने आ गए हैं। इन्होंने खुलेआम रूप से फिलिस्तीनियों को मारा है जिनका वीडियो पूरे विश्व में चल पड़ा है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका ने ऐसे कुछ लोगों को, 4 लोगों 6 लोग जो भी हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीछे पीछे इंग्लैंड भी चल पड़ा है, हो सकता है यूरोपीय यूनियन के कुछ कर दे। तो इस प्रतिबंध से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, यह एक दिखावा मात्र है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लगता है इसको बैलेंस करने की भी कोशिश की जा रही है ब्रिटेन के जरिए। वहां की लेबर पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, कम से कम सत्ताधारी नहीं है, उसने अपने मुस्लिम लीडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेबर पार्टी का गठन तभी हुआ था जब सोवियत यूनियन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। और इसका कारण यह था, लक्ष्य यह था कि इंग्लैंड की जनता जो सोवियत यूनियन के बनने के बाद से अपना सोवियत बनाने की कोशिश कर रही थी, सोचने लगी थी कि समाजवाद की तरफ बढ़े। तो इस तरह का झांसा दिया जाए, जैसे भारत में नेहरूवादी समाजवाद, वह समाजवाद कहीं से नहीं था, यह भी लेबर पार्टी कहीं से समाजवाद के लिए नहीं है। और धीमे धीमे यूएसएसआर में पूंजीवाद आ गया, वह बिखर गया, टूट गया। लेबर पार्टी खुलेआम रूप से दक्षिणपंथी रास्ता अख्तियार कर चुका है, खासकर इजराइल और अमेरिका के मामले में। और इस हद तक आ चुका है कि जिस तरह से सुनाक ने किया है कि भाई युद्ध बंदी का जो भी बात करेगा हमारे पार्टी में नहीं रहेगा, वही हालत लेबर पार्टी में। वहां के नेता स्टारमर, और उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि जो भी युद्ध बंदी की बात करेगा, जो भी यहूदियों के खिलाफ बात करेगा, जो भी नेतान्याहू के खिलाफ बात करेगा, वो हमारे पार्टी में नहीं रह सकता है। और वो इसी के चक्कर में वहां के मुसलमान नेताओं को भी, जो कि उन्होंने उनके खिलाफ नहीं कहा था, उन्होंने इतना ही कहा था कि ऐसा लगता है कि जब हमास ने आक्रमण किया तो इसका या तो इजराइल को इसका इल्म था, कुछ हद तक अंदाजा था, या युद्ध होने के 1-2 दिन बाद जब उन्होंने आक्रमण किया, देरी किया उसके विरोध करने में, उस पर काउंटर अटैक करने में, इसलिए कि और भी कुछ तबाही आ जाए ताकि हमें मौका मिले हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने में। और इस पे उन्होंने इन नेता को, मुस्लिम नेता को जो उन्हीं के अपने नेता है, उसको सस्पेंड कर दिया। और लेबर पार्टी का और भी चेहरा उजागर हो चुका है। अब ब्रिटिश जनता को डिसाइड करना है कि लेबर और टोरीज के बीच में चुने या किसी थर्ड अल्टरनेटिव को हम चुने, जिसकी मैं बार बार बात करता हूं जी। 4 लोगों को चरमपंथी बताते हुए हमास का, मतलब हमास का चरमपंथी बताते हुए ब्रिटेन में 4 लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। वही बात है जो पहले मैंने कहा कि ये चरमपंथी बना के कुछ लोगों को जो उजागर हो चुके हैं, इनका वीडियो बाहर आ चुका है, वो प्रतिबंध लगाते हैं। दिखावा मात्र है जी, दिखावा मात्र है। अब इसके अलावा स्कॉटलैंड से खबर आ रही है, वहां के प्रधानमंत्री जो हैं इजराइल
द्वारा जो गाजा में जनसंहार किया जा रहा है, नरसंहार किया है, उसका विरोध कर रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सुनाक और स्टारमर कर रहे हैं वो बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। और यह आज ही की जनता नहीं, भविष्य में भी यह याद रखेगी कि इन लोगों ने इजराइल के जनसंहार का साथ दिया है और कहीं से भी युद्ध बंदी का जहां भी प्रस्ताव आया उसका विरोध किया है। अपने ही जनता के ऊपर जुल्म ढाए हैं ताकि ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारा ना लगा सकें, प्रदर्शन ना कर सकें, और अपने नेताओं तक को भी यहां तक की सस्पेंड कर दिया और बाहर निकाला है। यह बेहद दुखद बात है। जी, यूरोपीय यूनियन डिमांड कर रही है अमेरिका से कि भैया इतना पैसा मत दो, इतनी आर्थिक मदद मत करो, थोड़ा सा अंकुश लगा दो इजराइल की मदद करने पर। यह भी दिखावा है। जहां तक यूक्रेन की बात है, वो अब जोड़ लगा के उन्होंने 50 अरब यानी 50 बिलियन डॉलर का वो लोन जिस रूप में वो दे चुके हैं। अमेरिका से भी कहते हैं कि और दो, यहां भी खुद देने को तैयार है, दे भी रहे हैं छुपे छुपे रूप से, लेकिन इतना मत दो। यह सब बकवास है, शुद्ध बकवास है। और ये लोग एक्चुअली पूरा में देखें, जो आपने इंग्लैंड की बात की, हमास के खिलाफ प्रतिबंध की बात की, टूरिस्ट और इनकी बात की, अमेरिका में भी बात की, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से ये लोग वही कर रहे हैं जो ये पहले से करते आ रहे हैं। इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, वहां पे यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, पूर्ण रूप से दक्षिणपंथी हैं। लेकिन अब चूंकि जनता का विरोध हर जगह बढ़ रहा है, बड़ी भारी रूप से बढ़ रहा है, इसलिए मजबूरी में आके ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। वह दिखावे का है, बस, और कुछ नहीं है। जी, दो दो चेहरे लगाकर ये लोग बात कर रहे हैं। अगर सच नहीं है तो अगली जो खबर है वो इस बात पर मोहर लगा रही है। अमेरिका ने 95 अरब डॉलर की इजराइल को मदद दे दी है, यूरोपीय यूनियन विरोध कर रहा है। मदद अभी नहीं दी है, देने की बात हो रही है। बाइडेन बहुत छटपटा रहे हैं। जी, 112 बिलियन डॉलर था जिसको ट्रंप के पार्टी ने खारिज करवा दिया। फिर से ये लोग आ रहे हैं। इनका मसला यही है, दोनों पार्टी यानी ट्रंप और बाइडेन की दोनों पार्टी इजराइल को मदद देने को तैयार नहीं है। हालांकि ये बार बार कहते हैं कि वापस आने का भी रास्ता होना चाहिए, इस तरह से दो, ताकि हमें कुत्ता की तरह व्यवहार ना करे, जैसे आपने कल कहा था। जी। मसला कहां फंसता है? बाइडेन की पार्टी सीधे की सीधे जो फंड ला रही है अभी, जिसकी आपने चर्चा की, 95 अरब या 95 बिलियन डॉलर की बात, वह इजराइल यूक्रेन को दे रही है। और ट्रंप की पार्टी कह रही है कि भाई उसमें एक और जोड़ो, वह है टेक्सास बॉर्डर पे, यानी अमेरिका पे जो खतरा मेक्सिको से आ रहा है, वह उसको युद्ध की तरह मानती है। जो ट्रंप ने अपने शासनकाल में वहां बाड़ा लगाने की भी काम किया था, बाइडेन उस बाड़ा को हटाना चाहते हैं। उसको भी जोड़ो, उसको नहीं जोड़ोगे तो हम नहीं देने देंगे। तो यह प्रस्ताव लोअर रूप से जो कमिटी वहां से पास हो गया है, उसको अधिक मत मिले हैं, और यहां तक कि बाइडेन के पार्टी के लोगों ने भी उसको समर्थन दिया है कुछ, तभी जाके वो पास हुआ है। लेकिन मेन रूप से सीनेट में आएगा, जिसके बारे में डेमोक्रेट्स यानी बाइडेन के लोग कह रहे हैं कि भाई यह वर्ल्ड डेमोक्रेसी के लिए है, अमेरिकन वैल्यूज के लिए है, हमारे सहयोगों के लिए, नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और यह बात भली भांति समझ रहे हैं दूसरे रिपब्लिकन भी, लेकिन कह रहे कि नहीं, इसमें मेक्सिको से जो आ रहे हैं उनको भी जोड़ो, नहीं तो नहीं पास होने देंगे। देखिए आगे आगे होता क्या है, तमाशा है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए आगे आगे होता क्या है, क्योंकि तमाशा तो नया नया हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाइडेन ने पर्सनल फोन पे जब बातचीत हो रही थी, नेतन्याहू को गाली दे दी है। जी, गाली जो दी, कहीं कहीं पे ये भी आया कि उसको मूर्ख कहा है, वगैरह वगैरह कहा है, लेकिन नहीं, मूर्ख नहीं कहा है। उन्होंने, गधा। यदि एक शब्द बोल दूं, हाँ, उन्होंने कहा है बैड फकिंग गाय, अंग्रेजी में कहा है। तो चलिए, मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता था, मतलब वह दुष्ट आदमी है, कहने का मतलब हिंदी में कहें तो। एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद मुझे नहीं पता है। मत कीजिए, और मत यह, कीजिए। हाँ, और इसलिए उन्होंने इसलिए कहा है कि जबरदस्ती अमेरिका को युद्ध में झोंक रहा है, हम नहीं युद्ध में आना चाहते हैं। अमेरिका काफी लंबे अरसे के बाद ऐसे मुहिम पर पहुंचा है जहां अपने मुख्य दुश्मन रूस को, चीन से तो लड़ ही रहा आर्थिक फ्रंट पे, यहां डायरेक्टली मिलिट्री फ्रंट पे रूस से लड़ रहा है, बिना अपने मुख्य सैनिक भेजे हुए। कुछ हजार भेजा हुआ है गाइडेंस वगैरह के लिए, लेकिन मेन सैनिक फोर्सेस अपने नहीं भेज रहा है। और इस मौका को वह गंवाना नहीं चाहता है। और नेतन्याहू अपने उसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती पूरे अमेरिकी फोर्स को, नेटो को यहां घुसाना चाह रहे हैं। और थोड़ा मोड़ा तो लड़ ही पड़ रहे हैं ईरान में, ईरान नहीं, सीरिया और इराक में, और यमन में तो लड़ ही रहा है वो, जहां तहां लगातार बमबारी हो रही है, उधर से भी काउंटर लेबनान में बम। भी पिछले 2 दिनों के दौरान हिजबुल्लाह के 5 लोगों को मार डाला आईडीएफ ने। जी, जी,
तो इस तरह से यह बाइडेन कितना भी वह अपने वॉर इंडस्ट्रीज के चमचे हो, कितना भी जोर लगा रहे हो, लेकिन खुद अभी इस हालत में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यहां तक इन पर पर्दा डालने की कोशिश में, यहां तक इनके पार्टी के एक सीनेटर ने कहा है कि भाई देखो, हमने इतने अरबों के तुम्हें अस्त्र शस्त्र दे रखे हैं, कांग्रेस को बाईपास करके दिए हैं, और हमारे मिलियंस ऑफ वोटर्स हमसे दूर जा चुके हैं, जो एक तरह से ट्रंप के खिलाफ थे, ट्रंप की तरफ जा रहे इस कारण से। इसके बावजूद तुम हम पर आलन छलन लगा रहे हो कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, या गलत बात है, हमारी बात मान लो, टू स्टेट थ्योरी मान लो, वगैरह वगैरह। जी चलिए, खींच में गाली दे रहे हैं, तो बाप अगर गाली दे, क्या बेटे को कोई फर्क पड़ता है? इतना कर भी तो रहा है बाप। जी आप सही कह रहे हैं। बाइडेन को बाप कहें, चाचा कहें, दादा कहें, जो भी अमेरिका है। की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका की। हाँ, अमेरिका की बात हो रहा है तो अमेरिका भी यही कर रहा है, अमेरिका बॉस है उस हिसाब से। और नेतन्याहू अमेरिका की इस मजबूरी को समझ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी का सत्यानाश हो जाएगा यदि इजराइल हार जाए, तो इसका वह फायदा उठा रहा है। और इसके साथ यह भी हो रहा है कि जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जिस तरह से जो आ रहा है उसका काफी प्रतिशत भाग अपने लिए लूट रहे हैं, वही यहाँ पे नेतन्याहू उनके साथ ही उस आय हिस्से में से अपने बेटे के लिए और लोगों के लिए लूट रहे हैं। जी नीदरलैंड की अदालत ने सरकार से कहा है कि वो इजराइल को हथियार, हवाई जहाज वगैरह ना दे। हाँ, यह एक चीज समझना होगा कि अमेरिका के कई फॉरवर्ड बेसिस है, डिपो है। वो मैं ट्रुप्स की बात नहीं कर रहा, ट्रुप्स तो है ही है, बहुत जगह है, 900 जगह में फॉरवर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट बेसिस है। अब जैसे मान लीजिए कि रूस से लड़ाई होती है, अमेरिका से आने में उसे टाइम लगेगा, उसको फिर से बनाने में पहले उसको तोड़ना होगा, अलग अलग करना, तोड़ना नहीं, अलग अलग करना होगा, फिर असेंबल करना होगा, फिर पहुंचाना होगा। इसलिए उसके बॉर्डर के इर्द गिर्द वह अपने वेयर हाउसेस रखता है, जैसे नीदरलैंड में उसने रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है। सिविलियन के लिए भी होता है, हमारे कई जहाज जो अमेरिका से आए हैं या हेलीकॉप्टर से आए, उसके लिए उसने आसपास के देशों में जैसे सिंगापुर में रखा हुआ है। और जब हमारा इमरजेंसी होता है, मान लीजिए कुछ छोटे पार्ट्स के लिए, तो हम अमेरिका से डिमांड करेंगे, सिंगापुर से वो पहुंच जाता है 24 घंटे के अंदर में। जी। तो नीदरलैंड के कुछ विपक्षी लोग वहां के सरकार में गए थे कि ये जो पार्ट्स हम भेज रहे हैं, खासकर F-16 का है इजराइल को, उससे वह नरसंहार में मदद मिलेगा, गलत बात है। और उन्होंने यह भी कहा था कि यह जो उसका विपक्ष ने कहा था, मतलब पक्ष में जो है नीदरलैंड के सरकार के भेजने के पक्ष में, कि भाई देखो यह भेजना जरूरी है। हेग ने भी कहा है कि यह पॉलिटिकल निर्णय है। अमेरिका के भी हमने जो बात किया था, अमेरिका के कोर्ट ने जो कहा था, हाँ नरसंहार तो लगा है, लेकिन जो अस्त्रधार हम उसको नहीं रोक सकते क्योंकि पॉलिटिकल है। लेकिन यहाँ की सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि नहीं मत भेजो, एक हफ्ते के अंदर में जो भी रास्ते में है, पाइपलाइन में जा रहा है, घुमा के भी मत भेजो, डायरेक्ट इजराइल को नहीं, यहां से किसी और को फिर घुमा के भेजो, यह भी नहीं करना है, बंद करो। इस निर्णय का हमें स्वागत करना चाहिए। जी नीदरलैंड की अदालत के इस निर्णय को लेकर ऑस्ट्रेलिया को सलाह दी जा रही है, कहा जा रहा है कि होशियार हो जाओ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष ने कहा कि देखो, जिस तरह से नीदरलैंड की सरकार को आदेश दिया वहां के कोर्ट को, तुम भी समझ जाओ ऑस्ट्रेलिया को कि तुम मत भेजो ऐसे अस्त्र शस्त्र या उसके पार्ट्स जो जा रहे हैं जो बनाने के लिए इजराइल को मत भेजो। और दूसरी तरफ इजराइल ने भी कहा कि हमें देखना पड़ेगा, लॉकहीड का जो अमेरिकन कंपनी का वहां है, कि भाई हम उस पर नजर रखे हुए हैं और उसका हम दूसरा उपाय ढूंढ रहे हैं। कुछ खास रुकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से भी रोका जा सके, इस रोकना चाहिए अस्त्र शस्त्र के व्यापार को। जी फ्रांस एक प्रपोजल लेके गया है लेबनान सरकार के पास। उसने कहा है कि हिजबुल्लाह को 10 किलोमीटर पीछे हटा लो, जंग नहीं होगी इजराइल के साथ। खुलेआम बदमाशी है, जंग नहीं होगी हिजबुल्लाह का। और दूसरी तरफ जहां तक युद्ध बंदी की बात हो रही है गाजा में, उस पर तुम वीटो लगवा रहे हो या बिल्कुल उसके विरोध में जा रहे हो, तुम अस्त्र शस्त्र देने की बात कर रहे हो, बार बार हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। यह कुछ नहीं है, बल्कि हमास के साथ ही हिजबुल्लाह को यह कोशिश करनी जा रही है कि 10 किलोमीटर पीछे हट जाओ, ताकि अभी के समय में इजराइल केवल रफा और उसके इर्द गिर्द जगहों पर ध्यान कर सके और हमास को पूरी तरह बर्बाद कर सके, उसके फोर्सेस जो नदन इजराइल में जो फंसी हुई वहां से मुक्त हो, और कहीं से हिजबुल्लाह को यह मौका ना मिले कि आक्रमण करे, यह उसकी तरफ कोशिश है। फ्रांस जर्मनी इसमें माहिर हैं, जैसे उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध प्रस्ताव लाकर युद्ध को थोड़ा डिले करके यूक्रेन को मौका दिया था कि और मजबूत हो जाओ। जी
ये फ्रांस का इतना अधिकार क्यों है लेबनान पे, जब आजाद कर चुका, छोड़ चुका, लेकिन अभी भी वो ऐसे क्यों करता है जैसे अमेरिका पाकिस्तान को ट्रीट करता है? फ्रांस का अभी जो पुरानी साम्राज्यवादी नीति उससे मुक्ति नहीं मिला, वैसे ही जैसे इंग्लैंड है और अफ्रीका के साथ यहाँ भी है। यहाँ पे कहते हैं कि 80,000 फ्रांसीसी मूल के नागरिक यहाँ के नागरिक है या यहाँ रहते हैं लेबनान में, इसलिए फ्रांस अपना अधिकार दिखाता है। और यह फ्रांसीसी बोलने वाले लोग या उसे समर्थक लोग, जैसे यहाँ अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज के छोड़े हुए बहुत सारे लोग अभी भी उसकी पीठ खुजलाते हैं। वही हालत वहां है और फ्रांस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए, प्रजातंत्र के लिए करते हैं और कुछ नहीं है। जी, रूस ने महमूद अब्बास को बुलाया है अपने यहाँ और कहा जा रहा है कि दोबारा निमंत्रण दिया है, तो सवाल है कि महमूद अब्बास क्यों नहीं जा रहे हैं? पहली बार ऐसा लगता है कि फिलिस्तीन की जो भी वहां पे सत्ताएं हैं उन लोगों ने मना किया था, कभी युद्ध चल रहा है मत जाओ, गलत बात है, इसलिए दोबारा उन्होंने बुलाया। हालांकि यह भी आश्चर्य की बात है कि रूस पोस्ट वॉर के बाद से किस तरह की स्थिति हुई उस पर भी नजर रखे हुए है। इसमें ज्यादा नजर तो ऑफकोर्स यूक्रेन का है, अमेरिका इंग्लैंड का है, यूएई कतर और इजिप्ट जॉर्डन का है, लेकिन रूस की भी इसमें नजर है। और इसका कारण होगा ईरान। ईरान भी चाहता है कि यदि इनको अब्बास को बुलाया जाए तो उनसे पूछा जाए कि भाई तुम 4 या 5 साल के लिए बने हो, दशकों से वहां टिके हुए हो, आगे तुम क्या चाहते हो, क्या स्थिति बनती है। और इसमें मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाले, क्योंकि आमने सामने जब बात होगी तो इन्हें वो बहुत सारी बातें पूछी जाएगी सीधे की सीधे, जो ये बताना नहीं चाहते, मजबूरन इन्हें हाँ ना या चुप्पी साधनी होगी, जिससे अंदाजा मिलेगा। और यही लग रहा है कि पोस्ट वॉर के बाद से क्या होगा, इसकी तैयारी चल रही है। जी, कल ये कतर भी पहुंचे थे, तो क्या कतर ने अमेरिका का कोई मैसेज इनको दिया है कि भैया रूस जाने से पहले ये बातें अपने ध्यान में रखना? यही दो मुख्य मुद्दा है, एक तो युद्ध के बाद क्या होगा और फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य देने के बारे में बातचीत क्या हो, कैसे हो, युद्ध को कहां और कैसे रुका जाए। नए प्रस्ताव आए हैं युद्ध रोकने के लिए, फिर से फ्रांस की तरफ कुछ न कुछ और भी आते हैं, कतर वगैरह से आ रहे हैं, जिसमें हमास और इजराइल दोनों की भागीदारी जरूरी है। वह तैयार हो रहे हैं ना हो रहे हैं। इजिप्ट की भी छटपटाहट नजर आ रही है। इजिप्ट का भी वो मौका गया कि भाई कतर तुम इसमें कुछ करो, हमसे ये लोग मान नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी न्यूट्रलिटी को नहीं कर रहे हैं। ये सारे मिला के बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, देखते हैं किसकी खिचड़ी सही बनती है। जी, एक और जहां रूस महमूद अब्बास को अपने यहाँ बुला रहा है, तो वहीं उसने ब्रिटेन के शिक्षाविदों पर, इतिहासकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा क्यों किया गया? क्या वो रूस के बारे में कुछ गलत लिख पढ़ रहे हैं क्या? ये लोग तथाकथित शिक्षाविद, इतिहासकार वैसे लोग हैं जैसे हमारे यहाँ भी दिख रहा है दक्षिणपंथी लोग, ये लोग इतिहास को बदल रहे हैं, इतिहास के सच्चाई पर पर्दा ढक रहे हैं और आज जो इनकी राजनीति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तथाकथित इतिहासकार, ये लोग बदमाश हैं। ये लोग कहीं से भी वैज्ञानिक आधार पे इतिहास को लिखने की कोशिश नहीं बल्कि उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूक्रेन में जिस तरह की युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी 2014 के बाद से, जिसका असर हमें 2022 में दिखा, उसको दरकिनार करके यह रूस को एक आक्रमणकारी देश, एक आतंकी देश के रूप में घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए रूस में उन पर प्रतिबंध किया है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पानी के फला देवता होते हैं, इसलिए उनके सम्मान में कभी भी निर्वस्त्र होकर, नंगे होकर नहीं नहाना चाहिए। तो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो भैया फिर टॉयलेट में जाएंगे, पिछवाड़ा धोने के लिए भी पानी चाहिए, तो उसको लेकर भी क्या अपमान माना जाएगा क्या? तो नए नए ये शिक्षाविद, नए नए इतिहासकार पैदा हो रहे हैं और उनके दौर में तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।